ज्योतिष को लेकर के आपके मन में क्या फिगर आउट है? जो उसको डिकोड कर पाए हमारी पूरी कुंडलियों को और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को। आदमी क्या अपने कर्म परिश्रम से अपने ग्रहों की दशाएं बदल सकता है? ज्योतिष कुंडली में जो लिखा हुआ है ना, वो भी बदला जा सकता है, पर कर्म आपने करना है। कि बदला भी जाता है और बदला भी गया है। सती सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले आती, यानी कि लिखी थी मृत्यु लेकिन वो ले आई। तो ये इंस्टेंट कर्मा भी किसी किसी की कुंडली में होता है या सबको मिलता है आज कलयुग में? को सबको अलग अलग तरीके से मिलता है। क्या बड़ा है जो कुंडली में लिखा गया है या सितारों ने बोल दिया वो? किस्मत को बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवेद कुणाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही पसंद किया जा रहा है एस्ट्रोवेद कुणाल। तो आज फिर से एक ऐसी ही हस्ती को आप लोगों से मिलवाने के लिए हमने बुलाया है, जो पहले तो एक जॉब में था। जब मैं पहली बार इनको मिला था तो ये एक जॉब में थे, और जब मैंने पहली बार इनकी कुंडली देखी तो ये अपनी जॉब से बहुत खुश भी थे, क्योंकि एमबीए किया और एमबीए करने के बाद समय से पहले तरक्की मिल जाए। जब बच्चा सोचता हो कि मेरे पास हजारों रुपए होने चाहिए और उसके पास लाखों आ जाएं अपनी इनकम से, तो वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है। तो नौकरी से वो इतना खुश था कि उसको लगता था कि मुझे तो नौकरी में ही रहना है, बढ़िया लाइफ चल रही है, ऑफिस की लाइफ, खूब सारी लड़कियां और लड़के, एक अलग एम्बियंस होता है। तो उसने बोला कि नहीं भैया, मेरे लिए तो मैं बिजनेस में, तो मैंने पूछा कि बिजनेस बनाए तुम्हारे लिए? कह रहा नहीं भैया, मैंने बिजनेस में नहीं जाना। लेकिन पापा चाहते थे, क्योंकि पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनके अंडर में 50-100 लोग काम करते हैं। सोचो, जिस सीए के पास 50-100 लोग काम करते हो, उसकी दिल इच्छा तो पहले यही होगी ना कि उसका बेटा भी सीए बने। ना बेटा सीए बना, ना बेटी सीए बनी, पत्नी हाउसवाइफ। सोचा बहू ऐसी मिल जाएगी या कल को दामाद कोई ऐसे मिल जाए जो सीए हो, तो शायद मेरे इस जीवन की जो ये पूंजी है, एक सीए की तो बहुत बड़ी पूंजी होती है ना, उसके जो क्लाइंट्स, तो कि कोई मिल जाए तो शायद वो संभाल ले। लेकिन चलो, तो मैंने जब समझाया तब इसने बहुत मना किया। लेकिन जितनी बार मैं मिलता था, तो अब इसको धीरे धीरे एक अटैचमेंट हो गई कि इसको ये समझ आने लगा कि कुणाल भैया जो है हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि क्लाइंट एक बार में, दो बार में तो क्लाइंट ही होता है, लेकिन आप जब किसी से बार बार मिलते हो या मिलते रहते हो, तो आप उनको फिर फैमिली के तरीके से, चाहे वो मेरे लिए है चाहे वो क्लाइंट के लिए है, एक फैमिली शायद बन जाते हैं। तो फिर बिजनेस की शुरुआत हो गई। तो ऐसे ही आज अच्छी सक्सेस पाई। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं आकाश जी का। आकाश यादव जी हैं, गांव की जड़ों से जुड़े हुए हैं इनके पापा भी और ये भी। हालांकि मुझे मिलके शुरू में तो ये थोड़ा सा एरोगेंट लगता था कि पता नहीं, बहुत ही जिद्दी है, क्योंकि सिंह लगन कुंडली थी। तो मुझे शुरू में तो लगता था बड़ा जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कभी कभी कहते ना, एक जब बर्तन बनाने वाला इंसान होता है तो उसको बैलेंसिंग करनी आती है। वो एक सुराही में, एक सुराही को बनाने के लिए उसका पहले बाहर का ढांचा तैयार करता है और फिर उसमें सुराही को एक मोड़ देता है, एक फिगर देता है। ऐसे ही सही बच्चों को अगर उनको सही ज्ञान देने वाला मिल जाए तो लाइफ को बदला जा सकता है। तो आज बिजनेस में तो है, लेकिन सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू। अब क्योंकि आपने बोला कि अब हमारा रिश्ता काफी पारिवारिक है, तो मैं आपको भैया बुलाता हूँ, तो मुझे आई फील वेरी क्लोज टू यू इन दैट। नहीं, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एस्ट्रोविद कुणाल में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही प्यारा और अद्भुत पॉडकास्ट है हमारा, और आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि जो यूथ है हमारी, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, भ्रमित है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो जो यूथ हमें देखेगी या देख रही होगी, उसको भी आपकी गाइडेंस मिले और आपसे उनको बूस्टअप मिले। हर
यूथ को बूस्टअप चाहिए। तो इसलिए हमारा ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी। आपका जन्म कहां हुआ, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन लाइफ, आप अपनी जॉब में कैसे आए और जॉब से आपके बिजनेस की जो रास्ता था वो कैसे आपने पूरा किया। जी। तो देखिए, मेरा जन्म और मेरी परवरिश जो हुई वो गुड़गांव में हुई। और मेरी फैमिली या मेरे फादर साहब जो आए थे वो महेंद्रगढ़ से हैं, इन हरियाणा। छोटा सा गांव है हमारा। वो वहां से निकलकर उन्होंने जो परिश्रम किया, मेहनत किया, उन्होंने दिल्ली आए, गुड़गांव आए, उन्होंने अपनी सीए कंप्लीट करी। और मुझे और मेरी बहन को हमें गुड़गांव में एक स्कूलिंग दी, एक लाइफ दी। तो स्कूल में हमने काफी मौज मस्ती करी, जैसे सब बच्चे करते हैं। ठीक है, पढ़ाई में। आपका जन्म गुड़गांव का गुड़गांव का है, जन्म। लेकिन जो पापा का जन्म है वो गांव का है। गांव का है। आपका गांव कौन सा पड़ता है? गांव पड़ता है जानजड़ियावास, पड़ता है ये महेंद्रगढ़ में, महेंद्र, हरियाणा में। हरियाणा में। अच्छा, बिल्कुल आपका हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे यहाँ तो आज मैंने यादव जो सुने थे, आप यादव है ना? यादव। हाँ। मैंने पहले तो, आप सही बताऊं तो, आपसे मिलने से पहले मुझे लगा कि यादव तो जो होते हैं यूपी, वृंदावन, मथुरा के सारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन अब यादव, आपका जो एंसेस्ट्रल्स कभी मथुरा वृंदावन से संबंध रहा है कि नहीं, या आपको पता नहीं? सच बताऊं तो आई डोंट थिंक रहा है, या मुझे पता भी नहीं है। बट मथुरा वृंदावन से नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में जो यादव हैं वो अपने आप को राव साहब बुलाते हैं। अच्छा। और आप भी राव साहब हैं। ठीक है, राव आकाश यादव। अच्छा। या राव आकाश सिंह भी लगा देते हैं लोग, राव दान सिंह या कुछ जैसे जैसे हैं हमारे यहाँ पे। तो जो यूपी और बिहार में यादव हैं, वो उनसे अपने आप को काफी अलग मानते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब है यादव ही, बट जो कल्चर है, जिस तरीके की उनका अपब्रिंगिंग है, वो मतलब वो काफी अलग रहता है। प्रथाएं बिल्कुल अपग्रेड मानते हैं। अपग्रेड मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। कुछ लोग मान सकते हैं, बट अपग्रेड कुछ नहीं, सब प्राणी एक जैसे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अलग मानते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो एंसेस्ट्रल्स वो अलग है, उनकी अलग है। हाँ, वो हमारी राजस्थानी टच ज्यादा है, या फिर एक पंजाब जो पहले पूरा बोला जाता था, पंजाब राजस्थान वाला टच, हरियाणा वाला टच ज्यादा है इधर हरियाणा में, बजाय कि जो यूपी और बिहार की तरफ है। तो हाँ, तो इसलिए हम हरियाणा के ही यादव हैं, शुरू से यहीं रहे हैं। तो जितना पता है 5-6 पीढ़ी पीछे तक, तो बाप दादा, उनके दादा सब हरियाणा से ही हैं, उसी गांव से। तो आपकी पढ़ाई? हाँ जी, तो जैसा मैं बता रहा था, गुड़गांव में पढ़ाई हुई हमारी। बचपन में बड़ा बोलते थे, सभी टीचर्स की एक ही कंप्लेंट आती थी कि इज वेरी टॉकेटिव, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और थोड़ा सा फोकस करेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। बट वो फोकस मिला नहीं कभी ना, पता नहीं कुछ फॉर सम रीजन, अंटिल मैं 10th में आया, जब मुझे थोड़ा सा फॉर सम रीजंस मुझे लगा कि यार नहीं, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अब भगवान की ऐसी माया है या कुछ भी कहें कि मैं कम पढ़ाई भी करता था तो रिजल्ट मुझे अच्छा मिल जाता था। ठीक है, एंड मैंने 10th क्लास में मतलब बहुत अच्छा मेरा सीजीपी आया। ठीक है, पढ़ाई मतलब मैंने ऐसे नहीं कि मैं बहुत, क्योंकि मैं और अपने दोस्तों मतलब को देखता एक बात बोलूं, वैसे जी। मैं भी ऐसा ही था। अच्छा। मैं भी कम पढ़ता था, पेपरों के टाइम पे पढ़ता था, जब पापा बोलते थे अगर फेल हो गए तो गांव भेज दूंगा। हाँ। तो उस समय बस किताबें लेके, और सही बताऊं कि मुझे नहीं पता कि उसी टाइम जितना पढ़ता था मैं पास हो जाता था। हाँ। टॉपर इतने खुश नहीं होते होंगे कि मेरे और ज्यादा आने थे नंबर, मैं पास हो जाता था, मैं इतना खुश होता था। तो ये तो कमाल ही हो गया। बाय चांस बहुत अच्छे भी आए, है ना। तो 10th में भी अच्छे आए, तो उसके बाद एक चॉइस मिली कि भैया कॉमर्स लो, सीए बनो, क्योंकि फादर साहब का था, तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया। उन्होंने 16-16, 17-17 घंटे काम किया, और आज तक करते हैं, मैं देखता आ रहा हूँ। और जो कुछ आज मैं हूँ, हमारा परिवार है, जहाँ पे हम हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो मैंने वो चीज देखी थी, तो एक अपने आप एक मूड था कि आप या तो कॉमर्स लेके सीए करें, या फिर आप या फिर आप टेक्निकल लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग की तरफ या एमबीए की तरफ चलें। तो मुझे 10th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा
अपने आप में एक अपने आप को मैंने जान लिया था उस लेवल पे कि यार सीए तो मुझसे नहीं हो पाएगी। फॉर सम रीजन मुझे वो प्रोफेशन इतना अपील नहीं कर रहा था। मैंने कहा नॉन मेड लेते हैं तो पापा से कभी इस बात पे बहस नहीं हुई? नहीं, मैं आपको बताऊं, पापा ने इस बात पे कभी बहस नहीं करी। हाँ, मेरी वैसे मदर ने कभी इस बारे में मेरे को बहस आपके नहीं करी। फादर इस मामले में बहुत डिसेंट लगते हैं कि वो बेचारे बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और बहुत ही अपने परिवार डिवोटी व्यक्ति हैं। नहीं है, बिल्कुल है। और आप मानिए कि कोई भी आदमी होता है, उसने अपना बिजनेस एक अपने हाथों से बनाया होता है, तो उसको लगता है मेरे बच्चे उसको ज्वाइन करें, उसको आगे ग्रो करें। बट मेरे फादर साहब ने कभी जिद नहीं करी कि आपको ये करना है। उन्होंने बोला जो तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन लगता हो और अच्छा करो, वो करो। और मेरी मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे पास कभी कोई प्रेशर नहीं था कि सीए करनी ही करनी है। हाँ, हमेशा उन्होंने मेरे साथ तर्क वितर्क किया कि ये नहीं तो क्या, वो नहीं तो वो, क्यों? उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो। और मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उनको लगता था कि यार ये ना एमबीए में ज्यादा सक्सेसफुल होगा, पब्लिक डीलिंग में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है एज कंपेयर टू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर या फिर अकाउंटिंग करने से। उनको ऐसा लगता था उस टाइम पर, मुझे भी ऐसा फील होता था। तो इसलिए मैंने फिर नॉन मेडिकल ले ली 11th-12th में। मैंने कहा 2 साल और हैं, अगर लगा कि सीए ही करनी है 12th के बाद, तो नॉन मेड के बाद तो ऑप्शन दोनों खुले हैं कि या तो खुले हैं। इंजीनियरिंग कर लो या सीए कर लो। थोड़ा ज्यादा पढ़ के थोड़ा आपको कॉमर्स की आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। बट कॉमर्स ले ली तो फिर दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, फिर तो वो एक ही रहा है। हम्म। तो वो ले ली। 11th में आए तो बड़ी एडोलेसेंस की हवा लगी। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना फिरना। उस टाइम स्कूटी थी, उसी स्कूटी पे सब लोग घूमते रहते थे और शाम को मिलते थे। मतलब बहुत आपके 30-40 लोग का हमारा सर्कल था, एक साथ शाम को आके मिलते थे। तो कोई पढ़ाई नहीं करी। 11th में मैं एक एग्जाम में फेल भी हो गया, जिसका मैंने री दी, वो पास हो गया, बट घर वाले परेशान। 12th में भी प्री बोर्ड्स तक कोई खास पढ़ाई नहीं करी, यही घूमना फिरना, ये वो। लास्ट में आके क्योंकि घर पे इतना माहौल था कि भाई पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बनोगे, क्योंकि हमारी फैमिली में देखा था कहीं पे भी कुछ भी नहीं थे। पढ़ाई लिखाई फादर साहब ने करी तो यहाँ तक आ पाए, और इससे आगे जाना है। और अगर सीए भी करोगे या नहीं करोगे तो खुद अपनी मेहनत पे जो भी बनाना है बनाना है। तो वो चीज थी। तो आखिरी के 2 महीने 3 महीने, मैं अपने टीचर्स को भी बहुत इस चीज का क्रेडिट देता हूँ। आखिरी के 2 महीने 3 महीने मेहनत करी। और बाय चांस मेरे पूरे सर्कल में जो मेरे 30-40 लोगों का ग्रुप था, उसमें मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए। हाँ। तो अ, सब खुश, मैं भी खुश कि चलो यार ठीक है, मेहनत जो करी वो करी, तो उसका रिजल्ट मिल रहा था। बट वो मार्क्स आने के बाद भी मेरे को जो बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक मैं कुछ फॉर्म भरना भूल गया था कॉलेज के इंजीनियरिंग के, तो उसकी वजह से मेरा अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जाम नहीं हो पाया। केयरलेसनेस कह दो या फिर किस्मत कनेक्शन कह दो कि वो, किस्मत, हाँ। हमारा शो होता था किस्मत कनेक्शन। तो उसमें हम नहीं मेरा नहीं हो पाया। तो फिर भी उस टाइम भी एक था कि भाई आप बीकॉम ऑनर्स ले लो या नहीं। तो फाइनली हमने बहुत सोच समझ के मैंने बीटेक करी। बीटेक के बाद बीटेक मैंने किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करी। तो इवन दो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बाद भी मैं नहीं ले पाया था एडमिशन। उसके बाद में ये था कि भाई एमबीए बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और टचवुड फिर मैंने बीटेक के बाद 6-7 महीने प्रिपरेशन करी और एमबीए का एग्जाम दिया। और मैंने तो मम्मा को बोल दिया था कि इस बार तो नहीं हो रहा, अगली बार जरूर नंबर ला के दिखाऊंगा। बट जो मेहनत करी थी टचवुड अगेन उसका रिजल्ट रिजल्ट मिला। आ गया। और मेरा एक इंडिया के वन ऑफ द टॉप 10 एमबीए स्कूल्स में एडमिशन हो गया। एडमिशन हुआ तो फिर वहां से उसमें उसमें काफी उतार चढ़ाव देखे, अपना आप को बहुत तपाया, बदला, है ना। और शुरू में बड़ा डाउनफॉल देखा एमबीए में कि कोई कंपनी नहीं पूछती थी। बट आखिरी में आते आते बहुत अच्छे पैकेज में जॉब लग गई। और वहां लगी जहां मैं चाहता था, गुड़गांव में, क्योंकि मेरा कभी ये नहीं था कि घर से बाहर रहूं। मैंने कहा मेट्रो सिटी तो मेरे ख्याल से आपने जॉब एक ही कंपनी में करी है कि आपने कुछ चेंजेस नहीं, भी? मैंने एक ही कंपनी जिस में। कंपनी से मेरी जॉब लगी थी आफ्टर एमबीए, मैंने उसी में 5.5 साल जॉब करी। और मेरे ख्याल से आपने जब छोड़ी, मेरे ख्याल से उस समय जब मेरे ख्याल से जब आपके घर पे मैं
आपको पहली बार मिला हूँगा, तो मेरे को याद है कि जब मम्मी पापा ने पहली बार कुंडली दिखाई सामने बैठे, पहले तो वो ऑफिस ही मिलते थे, तो जब आपको ऑफिस घर पे मैं मिला तो मैंने बोला कि आपके लिए नौकरी बनी नहीं है, तब आपको बड़ा अजीब लगता होगा। हाँ, नहीं अजीब लगता था कि भाई इतनी अच्छी नौकरी मिली है, लोगों को मिलती नहीं है, इतने अच्छे कॉलेज से निकले हैं, तो नौकरी नहीं बनी। मुझे लगता था नौकरी में कहीं सीईओ तक जाएंगे। हाँ, बट मेरे ख्याल से आपका पैकेज भी काफी बेटर हो गया हाँ, था। नहीं काफी अच्छा था, मतलब उस टाइम के हिसाब से, और अभी तब भी, अब आज भी, आज के हिसाब से भी देखें तो काफी अच्छा पैकेज था, जिसको हम कहेंगे एक सक्सेसफुल पैकेज था। तो ये दोस्तों बात है करीबन आज से 4-5 साल पहले, या लॉकडाउन से पहले की हाँ, बात है, फिर उसके बाद भी मिले हम। तो मैं लगातार जब भी मिलता था मैं बोलता था कि जो तू नौकरी में पूरे जीवन में कमाएगा ना, अगर तूने व्यापार शुरू कर दिया तो शायद 1-2 सालों में ही वो पोजीशन पा सकता है जो नौकरी में पूरे जीवन में तू पा नहीं सकता। इसको लेकिन तब शुरू में तो लगता था, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी एक ही चीज को जब बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मन में कहीं ना कहीं ये अलख जल जाती है कि शायद ये सच तो नहीं बोल रहे हैं, और अगर सच बोल रहे हैं ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैं कितने उदाहरण इसकी फैमिली में बैठ के देता था कि वो पहले नौकरी करते थे, बिजनेस में चले गए, आज इतनी बुलंदियों पर हैं। तो ये सोच करके ये इसने अपना दिल पक्का किया और इसने पूछना शुरू किया कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मैं प्रॉपर्टी में, मैं सॉरी, तब इसने ये पूछना शुरू किया कि मैं किस बिजनेस में जाऊं। तो उसके बाद इसकी जन्म कुंडली देखी, जन्म कुंडली को देख करके फिर मैंने इसको सबसे पहला जो बिजनेस बताया वो बताया कि सबसे बढ़िया लाइन तुम्हारे लिए रियल स्टेट है। रियल स्टेट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी को बना करके बेचना हो गया। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है कपड़े से रिलेटेड। तो इसने बोला मुझे ज्यादा सक्सेस किस में मिलेगी, तो मैंने कहा रियल स्टेट प्रॉपर्टी में। इसमें तो आज इंडिया के अंदर तुम सबसे बड़ा बिल्डर किसको मानते हो, तो इन्होंने बोला मेरे ख्याल से डीएलएफ है, जिसका नाम है पूरे इंडिया में। तो मैंने कहा समझ लो कि उसके जो मालिक हैं केपी सिंह जी या राजीव जी, मैंने कहा उनके जैसी ही कुंडली आपको बर्थ के साथ मिली है। और इसको ये बात सुननी थी कि इसके मन में आ गया कि बस अब मैंने बिजनेस ही करना है। फिर पापा भी सीरियस हुए, जब इसने बोलना शुरू किया तो पापा भी सीरियस हुए, मम्मी भी सीरियस हुई कि क्या ये व्यापार में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, तो इसके लिए बेस्ट है, अच्छा है, अच्छा है तो कैसे करना चाहिए। तब इन्होंने मेरे ख्याल से, तब तुमने किसी के साथ में कुछ समय कि 1 साल इसको, हाँ, नहीं तो बाय चांस की बात है कि आप कॉलेज के बाद ही हम अपना घर बना रहे थे, नया घर बना रहे थे। तो उसके अंदर मेरी और मेरी मदर की ड्यूटी लग गई कि हम लोग की वो पूरा घर हमें बनाना है। स्ट्रक्चर के बनाना बाद, है। स्ट्रक्चर तक फादर साहब ने बना दिया, उसके बाद का इंटीरियर डिजाइनिंग और वो पूरा प्रोसेस हमें करना है। तो वहां से, तो अब अगेन किस्मत कनेक्शन कि वो मुझे ऑटोमेटिकली, मेरी जॉब चल रही थी बट वो रियल एस्टेट की तरफ मुझे खींच लाया जब मेरा टाइम आया काम कर। हाँ, काम, हाँ। और एक नेचुरल, एक तो वे मिल गया और इंक्लिनेशन था। जैसे मैंने वो घर बनाना शुरू करा, मुझे इतना इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे इतना अच्छा लगा वो काम रियल एस्टेट का। मैंने कहा यार ये मेरा ना पैशन एरिया है, मतलब इसमें नहीं लगता मुझे काम काम है। मैंने मैंने जैसे बताया 5.5 साल जॉब करी। 5.5 साल जॉब, जब से मैं, जिस दिन से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी, उसी दिन से मैं रियल एस्टेट में इंक्लूडेड था किसी ना किसी वे में। पहले अपनी कंस्ट्रक्शन करी, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करके कुछ फ्लोर्स हमने बना के बेचे। फिर कंसल्टेंसी में मैं आया, किसी के साथ पार्टनरशिप में आया, उनके थ्रू, उनकी अप्रेंटिसशिप में मैंने काम किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी बिल्डर्स के साथ में हमने होलसेल में एक लेवल पे काम किया है अभी। तो वो सब, और ये सब जॉब के साथ साथ चल रहा था, राइट। तो मेरे पूरे वीकेंड्स, पूरा मेरा टाइम, मतलब आप यूँ समझ लीजिए, आई यूज्ड टू वर्क 7 डेज अ वीक, आई स्टिल डू। तो मैं वो 7 दिन पूरा काम करता था, पर वो काम नहीं लगता था।
मजा इतना आता था काम करने में कि ऐसा लगता था कि यार इससे बढ़िया तो और कुछ है कोई काम नहीं है। वही कि जब आप किसी काम को काम समझते हो तो बोरियत हो सकती है, लेकिन जब कोई काम आपके लिए पैशन बन जाए ना तो वो बोरियत नहीं लगती। और यहां पर मैंने ये देखा भी है, जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब किसी के घर पे कोई वास्तु विजिट करने या कुंडली कंसल्ट करने कंसल्टेंसी देने के लिए जाता हूं तो जाता हूं, ये डिसाइड होता है। लेकिन फिर जब मैं कंसल्टेंसी करता हूं या मैं किसी का कोई वास्तु, फिर ना वो पैशन, आप मुझे 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, मेरे फेस पे शिकन नहीं होती, ना थकान होती, और ना मुझे ये लगता है कि मेरा टाइम हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब तक ये बैठे इनके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, और उनको मजा आता रहता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लेट नाइट्स हुई हैं जब आप बैठ के बस कुंडली की हम बातें करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो वो पैशन है आपका। हाँ। आप उसको काम नहीं। एक बार हम किसी अभी रिसेंटली जिस होटल में मिले थे, वो जो ली मेरिडियन, जो ऑस्ट्रेलिया से पूरी डेलीगेशन आई थी, तो पूरी रात ही हो गई याद थी। है तुम्हें? मैं उस दिन 4 बजे घर पे वापस गया था। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के बहुत सारे बिल्डर थे, और क्योंकि अब ये छोटे भाई जैसा है तो ये भी रियल एस्टेट का काम करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उनको चाहिए था कि कोई इंडिया में है जो रियल एस्टेट का काम करता है, जो प्रॉपर्टी जमीनों के बारे में नॉलेज रखता है। तो मैंने आकाश को फोन किया, और लकीली वो फ्री भी था और वो मिलने भी आ गया। तो बहुत सारे अच्छे लोगों से, तो वो एक डिनर कर रहे थे एक दिन पहले, तो उनमें से एक मेरे क्लाइंट थे बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले से मेरे क्लाइंट थे। तो उनके हाथ में एक पुखराज था और एक पन्ना था, और वो बहुत सुंदर स्टोन मैंने उनको बना के दिए थे। उसके बाद जो बाकी जो लोग डिनर कर रहे थे वो करीबन 10-12 लोग थे। तो उनमें से एक ने पूछा कि यार मुझे भी स्टोन बनवाने हैं, कोई अच्छा नॉलेज देने वाला कि मुझे कौन सा स्टोन सूट करेगा। बस ये कहने की देर थी, उन्होंने वहां पे अरे सब डालो, कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर, एस्ट्रोविद कुणाल, कुणाल ये यूट्यूब पे डालो। 10-15, अगर मैं बात करूं 2007-8-9 से समझ लो हमारे 15 से 20 प्रोग्राम हर टीवी चैनल पे एवरीडे आते थे। हमारा शो आता था बदलेगा किस्मत का लेखा और किस्मत कनेक्शन। हर चैनल पे, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसपे हमारे शो ना चलते हो। तब मैं व्हाइट ड्रेस पहनता था बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो मुझे याद है। तो उस समय उन्होंने यूट्यूब पे या इस पे गूगल पे तो पड़े ही हैं, बहुत एपिसोड बहुत लोगों ने डाले हुए हैं। तो उन्होंने देखे, 2-4 देखे, तो कह रहे यार इसको बुलवाओ। अब रात में सबने मेरी वीडियो सुनी, देखी। अगले दिन वो इतने डेस्परेट हो गए, क्योंकि अगले दिन तो मैं पूरा दिन बिजी था, मेरी एक वास्तु विजिट थी मेरठ में। तो शाम को उनको मैंने बोला मैं 10-10:30 बजे तक वापस आऊंगा, और मैं सिर्फ रात ही हूं, क्योंकि अगले दिन मेरी फ्लाइट है, मैं यूएस जा रहा हूं। तो उस दिन मैं मिल नहीं सकता। तो सबने कहा कि नहीं भैया हम रात में बैठेंगे, तो इसलिए वो रात हो। वो रात थी, और मुझे याद है वन बाय वन सब आके हाँ। दिखा रहे थे। मैं उधर बैठा था, नहीं, सबसे देखा जाए मेरे इतने अच्छे कांटेक्ट, इतना अच्छा प्यार बन गया, सब लोग बात करते रहते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी, वो पीछे पड़े कि ऑस्ट्रेलिया विजिट करो, और मैं अभी शायद अगले 1-1.5 महीने में ऑस्ट्रेलिया की, अभी थोड़ा सा फ्लाइट को लेकर के थोड़ा सा फोबिया है ये जो भी एक हादसा हुआ है। हाँ, करेक्ट। तो देखो, डर तो होता ही है कि सुन के देख करके एक डर, फैमिली को भी डर लगता है कि नहीं आपको क्या जरूरत है, सब कुछ यहाँ पे इतना जब बड़ा अच्छा चल रहा है तो आप क्यों। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो नॉलेज देने वाले दुनिया जहान के एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, बाहर के लोगों को नॉलेज नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों को पर्सनली बैठ करके सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद दे तो मैं भी भगवान का एक सूत्रधारी हूं, ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को मैं सही डायरेक्शन में अगर लोगों तक देने का काम कर रहा हूं, तो भगवान की नजर में तो मैं भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस, अच्छी शख्सियत बनना चाहता हूं। तो बस ये सोच करके मैं इतना थोड़ा ट्रैवल करता रहता हूँ महीने के हर। बहुत ट्रैवल, मैं तो आपका स्केड्यूल देखता हूँ, आप आज दुबई, कभी यूएस, जर्मनी, मतलब कभी यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इतना ट्रैवल आप कर पाते हो, तो हैट्स ऑफ। मैं ये रहता है, ये कभी कभी कहते हैं ना आपका शनि राहु 12वें घर में बैठा हो, मेरा शनि 12वें घर में बैठा, मुझे बहुत ट्रैवल कर। और जितना मैं ट्रैवल करता हूँ उतना मुझे उसका बेनिफिट, यश, मान सम्मान, फेम, अपॉर्चुनिटी। आज दुनिया में मैं कहता हूँ, कोई दुनिया में कहीं आपको जाना है तो मेरे कोई ना कोई
प्यार भरे लोग मिल जाएंगे जाए। जहां आपकी टेक केयर कर सकते हैं। देखो ये आप सही कह रहे हो, ये भी क्योंकि कुंडली में है तो आप ये कर पा रहे हो। ये तो काफी लोग अब जैसे मैं हूं, मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाता हूं बिकॉज शायद नहीं लिखा है। डर लगता है। हाँ, अच्छा, नहीं शायद, लेकिन पसंद है ट्रैवल आपको? मुझे ट्रैवल पसंद है बट चलो वो तो अभी मैं कुंडली में देख के आपको तो इतना तो बता ही ट्रैवल दूंगा। पसंद है बट इतना कुछ खास नहीं कि मुझे बहुत ट्रैवल करना है। बट अपॉर्चुनिटीज भी कभी ऐसी नहीं है कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा हो। तो ज्योतिष को लेकर के आपकी क्या गणना है? ज्योतिष को लेकर के मैं चाहता हूं, क्योंकि लोग आपको बहुत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज्योतिष को लेकर के आपके मन में क्या फिगर आउट है? ज्योतिष, देखिए मेरे हिसाब से ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, विद्या है, जिसका अगर हम ढंग से समझ पाए, एक तो या किसी के थ्रू, जैसे इन माय केस आप, जो उसको डिकोड कर पाए हमारी पूरी कुंडलियों को और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को, और उसके अकॉर्डिंगली सही मार्ग दिखा दें, ठीक है, और उस पे चलने के लिए हमें बता दें, गाइडेंस दे दें, ठीक है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखो गाइडेंस ही सब कुछ है। 10th क्लास में मुझे था कि भाई मुझे सीए करनी है या बीटेक करनी है। उस टाइम पे मुझे याद है हमने कुंडली देखी थी, उसमें बोला था कि सीए के इसके इतने ना अच्छे योग नहीं है, आप इसको बीटेक में करो। तो वो भी एक दिमाग में था कि यार कुंडली ने भी बोला है कि इस तरफ चलो, और थैंकफुली उस राह पे चले। पर उस राह पे चलना कर्म है जो हमें खुद करना है। कर्म हमारे हाथ में है। ज्योतिष आपको उपाय बता सकता है या आपको एक राह दिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, पर उस पे चलना खुद है और जलना खुद है। और जैसा बोलते हैं कि खुद मरे ही स्वर्ग मिलता है, तो वो कर्म अपने हाथ में है। पर हाँ, एक जो गाइडेंस मिलती है वो बहुत बहुत हद तक काफी हेल्पफुल होती है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। देखो मैं भी, जैसे अगर कहीं ना कहीं मैं आपको मिला हूंगा तो आपको मिलके ये तो समझ आ गया होगा ये बाबा आदम जमाने के वो पंडित नहीं है हाँ नहीं जो वहमों में उलझा के रख देते हैं। किसी भी चीज को समझाने का मेरा तरीका बहुत ही टेक्निकली और साइंटिफिक बेस्ड है, राइट कि आज दुनिया की यूथ भी मेरे साथ जुड़ी हुई है और बिलीव करती है। तभी तो कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर, राइट वो कहती है, जब किसी को मैं अपने कार्ड देता हूं या मैं बताता हूं या मुझे देखते हैं तो कहते भैया ये कुणाल जी, ये बात आपकी ना बड़ी इंप्रेस करती है, आप ये ढकोसला नहीं रखते। गोल्ड मेडलिस्ट, पता नहीं कितने गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल मिले होंगे। हर कंट्री में जाता हूं, जो स्पीच देता हूं, हर कोई गोल्ड मेडल दे देता है। करेक्ट। लेकिन ये सब चीजें एक सम्मान है। इसका मतलब मैं लोगों को ये बताना नहीं चाहता कि मैं कितना बड़ा हूं। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ एक लाइव डिजाइनर हूं। इन ग्रहों को पढ़ना, इन ग्रहों को समझना मैंने सीखा है। इन ग्रहों की चाल, इन ग्रहों की गति, इन ग्रहों का एक्सपर्ट बन गया हूं। अब इसके माध्यम से आपकी लाइफ कैसे डिजाइन हो सकती है ये मैं जानता हूं, और वो केवल मेरी एक कोशिश है। मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं कह रहा हूं मेरी एक कोशिश है कि मनुष्य को उसके समय की, उसके आने वाले कल की उसको जानकारी दे पाऊं। मैं इस मिथ में किसी को नहीं डालता कि मैं जो बोलूंगा वही सच होगा। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक आप लोगों की बीच का ही तो एक व्यक्ति हूं। किस्मत को बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य कोई भी माध्यम बन सकता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक माध्यम बन सकता है, ये ज्ञान एक माध्यम बन सकता है, पर कर्म आपने करना है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप फिर, इसी पे क्या बड़ा है, जो कुंडली में लिखा गया है या सितारों ने बोल दिया वो, या कर्म या मेहनत? आदमी क्या अपने कर्म परिश्रम से अपने ग्रहों की दशाएं बदल सकता है? ऐसा सच में पॉसिबल है, या उसको बस किसी हद तक मतलब सॉफ्ट कर सकता है? समझ रहे कि आवाज बहुत लाउड थी तो उसको थोड़ा सा धीरे कर दिया, बट कभी भी वो पूरा डायरेक्शन या गाना नहीं बदल सकता आपकी जिंदगी का जो चल रहा है। नहीं, मैं यहां पर सच में, आपने इतना बढ़िया सवाल किया है, शायद कोई और होता है, क्योंकि मैं तो कर्म सिद्धांतवादी हूं। मेरा काम ही है, मेरा जो ट्रैक है, मेरी अभी बुक भी लॉन्च होने वाली है, अच्छा। और वो बुक है
कर्म बड़ा या भाग्य। वाह। अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और मैं वो अमेजोन पे या बहुत सारे जगह प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, बहुत जगह वो आपको मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ। मेरे तो क्वेश्चन सच पे में बुक लिख दिया आपने। वैसे तो उस बुक को आप पढ़ोगे, उसमें मैंने ना जीवन का वो अमृत निचोड़ के दिया है जो समुद्र मंथन के समय दैत्यों और देवताओं ने मिलके समुद्र से मंथन करके प्राप्त किया था। तो वो अद्भुत मंथन, अद्भुत कर्म और भाग्य का वो निचोड़ उसमें डाला है। पर मैं आपकी बात को कि जो लिखा गया है, क्या ज्योतिष में वाकई लिखा गया है? जो लिखा गया है वही होना है? हम फिर कुंडली क्यों दिखा रहे हैं? जब लिखा गया है तो फिर हम कुंडली क्यों दिखा रहे हैं? एक बार विवेकानंद जी से एक बच्चे ने यह सवाल किया कि जब किस्मत में लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? जब किस्मत में लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? जब किस्मत में लिखा है तो मुझे मिलेगा ही। विवेकानंद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और इस बात का भी जवाब वही है कि अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें मेहनत करके मिलेगा और मेहनत तुम करोगे नहीं, तो मिलेगा कैसे? ये तो पता है कि किस्मत में लिखा गया है, पर यह नहीं पता कि किस्मत में किस तरीके से मिलना लिखा हुआ है। अब दूसरी बात पे आते, कर्म। क्या कर्मों से लिखा हुआ बदला जा सकता है? तो मैं आपको बोलूं कि आपके अगर सच्चे कर्म हैं, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, तो सब कुछ बदला जा सकता है। अच्छा, ज्योतिष कुंडली में जो लिखा हुआ है ना, वो भी बदला जा सकता है। और मैं अभी उदाहरण दूंगा कि बदला भी जाता है और बदला भी गया है। पहले मैं उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज करवा चौथ का व्रत रखती हैं, आज भी रखती हैं। मम्मी ने भी रखा होगा, रखते हैं सब, करेक्ट। तो जो करवा चौथ का व्रत है, उसकी जो कहानी को कभी आप पढ़ोगे ना, आप मम्मी से सुनते थे स्टोरी, बचपन में जब वो हाँ, शायद कहानी पढ़ते हैं उस व्रत वाली। तो उसमें एक स्त्री अपने पति के प्राणों को अपनी तप से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। यानी कि लिखा तो था मृत्यु, लिखी तो थी मृत्यु। सती सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले आती, यानी कि लिखी थी मृत्यु लेकिन वो ले आई। यानी कि कुंडली में लिखी हुई थी मृत्यु, लेकिन उसने अपने पति के प्राणों को जीवन दान दे दिया। एक तो ये, एक और बहुत प्यारा उदाहरण है। आपने मार्कंडू ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडू जी। मार्कंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी और मार्कंडू जो हैं वो बहुत बड़े भक्त होते थे शिव के जो टॉप भक्तों में से वो एक थे, ऐसे समझ लीजिए। तो अब बच्चा नहीं था, धीरे धीरे शुरू में बहुत कोशिश की होगी तो बच्चा हुआ नहीं। तो अब काफी एज भी बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने, पत्नी ने बोला कि आप तो शिव भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव भगवान से पुत्र क्यों नहीं मांगते? आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के वो तो हमें संतान सुख दे देंगे। तो कहते हैं कि प्रिय, अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख होता तो प्रभु हमें बिना मांगे ही दे देते। अब अगर नहीं है और हम मांगे और फिर हमें सुख नहीं मिला तो ज्यादा दुख होएगा। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे अपने पति को बोला कि पति देव, मुझे एक पुत्र चाहिए और जरूर चाहिए। अब वो उदास रहने लगी। उनकी पत्नी की उदासी को देख करके मार्कंडो ऋषि ने शिव भगवान की तपस्या की और उनसे पुत्र इच्छा रख दी। शिव भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और शिव भगवान ने भी सच में यही बात बोली उनको कि तुम्हारी किस्मत में संतान सुख नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, जब नहीं है तो
तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने मेरी इतनी तपस्या की है तो अब कोई वरदान मांगो। कि प्रभु आपकी भक्ति है मेरे पास, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग है मेरे पास, अब मुझे किसी वरदान की नीड ही नहीं है। बस जो मन में बात थी वो बोल दी, वरना किसी चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है। बस मेरे लिए आपके साथ प्रेम बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही काफी है जी। तो उन्होंने बोला नहीं, अब तुमने देखो तपस्या की, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। कि नहीं प्रभु, अगर चाहिए तो यही वरदान चाहिए, नहीं तो और कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। एक पुत्र तो 100 वर्ष का होगा, लेकिन वो पागल होगा, अच्छा, बुद्धिहीन होगा, बुद्धि नहीं होगी। 100 वर्ष रहेगा लेकिन बुद्धि उसके अंदर नहीं होगी, बुद्धिहीन होगा। दूसरे पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मार्कंडू ऋषि ने और उनकी पत्नी ने आपस में वार्तालाप की कि भाई पागल बुद्धिहीन बच्चा मिल गया तो हमारे मरने के बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका डर हमें सताता रहेगा। तो बेटर है कि हमारी यही तो है कि एक बच्चे का सुख नहीं है, उस बच्चे का सुख मिल जाएगा, बच्चा छोड़ा पाल पोस के बड़ा करेंगे, इसी में अपनी खुशियों को जी लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप हमें जो 14 वर्ष की आयु वाला ही बच्चा दे दो। तो उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा उन्होंने मार्कंडे। तो मार्कंडे जब 12 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको सब कुछ बताया कि भाई तुम्हारी जो आयु है सिर्फ 14 वर्ष की है, और ये भगवान शिव का वरदान। उन्होंने सारी बात उनको अपने पुत्र को बता दी। तब पुत्र ने बोला कि पिताजी देखो, मैंने आपके साथ इतना जीवन तो जी लिया, अब 2 साल बाद भी या आज भी अगर मैं चला जाऊं तो आपको तो उस दुख को सहने की शक्ति तो अपने अंदर अर्जित करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये 2 साल का अगर समय आप दे दोगे तो मैं चाहता हूं कि मैं शिव भगवान की मैं भी अनंत भक्ति करूं। तो दोनों माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है भाई, जैसे वो कहते हैं ना, जब जी ले अपनी जिंदगी, ये जी ले अपनी जिंदगी नहीं थी, ये तब उनको अपने आप को समझने का समय चाहिए था। मार्कंडे ऋषि जंगलों में चले गए और शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का एक शिवलिंग तैयार किया, छोटी सी उम्र में। हाँ, पार्थिव शिवलिंग। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी उनकी आप बड़े इंप्रेस होगे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और बस वहीं अपनी एक पेड़ के नीचे सोने लगे, हर समय बस उनकी तपस्या में लीन रहते थे। 2 साल का वक्त बीता, यमराज आए और यमराज ने अपने पहले दूत भेजे, पर 2 साल मार्कंडे ऋषि की जो तपस्या थी, जो तप था, वो इतना पावरफुल हो गया था कि यमराज का कोई दूत उनको छू ही नहीं पाया। एनर्जी लेवल इतना हाई था, जैसे उनको टच करने की कोशिश करे करंट लगे और उनको स्पर्श ही नहीं कर पाए। भाई अदृश्य थे लेकिन वो स्पर्श ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी थी। उसके बाद जब उन्होंने जाके यमराज जी को बताया तो यमराज जी खुद आए। तो जब यमराज आए तो यमराज ने अपना जब पाश फेंका जिससे वो मृत्यु प्रदान करते थे, आत्मा को शरीर से मुक्ति दिलाते थे, तो अब उनको यमराज जी दिखाई दिए और उन्होंने जैसे ही वो पाश फेंकने वाले थे, शिवलिंग की कोली भेरी और महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करना आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप देखो कि यमराज जी ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मृत्यु पाश भी उनकी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाया। फिर अंत में हार के यमराज अपने भैंसे से उतरे और फिर उनको पकड़ने की कोशिश की। तब शिव भगवान प्रकट हुए और यमराज को उनसे दूर होने के लिए बोला। वाह। उन्होंने बोला कि वो मेरा भक्त है, और उन्होंने शिव भगवान को इतना प्रसन्न किया कि यमराज ने बोला कि विधि का विधान है, इनकी तो आयु 14 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा मैं आपका
मैं विधि के विधान को नहीं बदल रहा हूं। 14 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होनी है, लेकिन ये अपनी 14 वर्ष की आयु को कभी पूर्ण ही नहीं करेगा, ये आशीर्वाद दे डाला, ये अभय वरदान हो गया उनके लिए। वाह। और उनको चिरंजीवी होने का अनंत, यानी कि आज भी कहीं ना कहीं मार्कंडे ऋषि जीवित हैं, तपस्या कर रहे हैं। और चंद्र देवता को जब प्रजापति, उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने जब क्षय होने का श्राप दिया था, तब सती माता, अत्रि ऋषि, अनुसुईया माता, जो चंद्र देवता के पिता और माता थे हैं, उनके साथ, सभी ऋषियों के साथ, दधीचि ऋषि, सप्त ऋषियों के साथ, उनके चंद्र देवता के शरीर को सोमनाथ नदी के तट पर रेत में दबा दिया, बस मुंह को छोड़ा ताकि सांस लेते रहे। और मार्कंडे ऋषि ने जिस मंत्र, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये इन्वेंशन, इजाद ही मार्कंडे ऋषि ने किया है। ये बनाया ही, लिखा ही मार्कंडे ऋषि ने है। उन्होंने अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल अपने आप इस मंत्र को उन्होंने इजाद किया, और इस मंत्र से शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए कि इस मंत्र को अमृत संजीवनी जैसी शक्तियां, यानी कि आप देखो, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, दैत्यों को अमृत मिला। तब शुक्राचार्य देवता, शुक्राचार्य जो ग्रहों के देवता, जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, वो शिव भगवान के पास गए कि ये तो इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। तब शिव भगवान ने अमृत संजीवनी, यानी कि इसी महामृत्युंजय को अमृत संजीवनी में कन्वर्ट करके शुक्राचार्य जी को दिया कि इस मंत्र से तुम सभी दैत्यों को जीवित कर सकते हो। इस मंत्र से, अमृत संजीवनी मंत्र से जीवित कर सकते हो। तो ये शिव भगवान ने इसी मंत्र को अपग्रेड करके शुक्र देवता को, शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उनको दिया। तो कितना पावरफुल मंत्र है। आज मृत्यु तुल्य कष्टों, यानी कि मृत्यु पर भी कोई विजय पा सके, वो महामृत्युंजय मंत्र है। किसी का बच्चा हॉस्पिटलाइज है, किसी के पिता, माता, पत्नी, भाई, बहन, कोई भी हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर भी जब ये बोल दे कि अब सब, हमने तो अपना बेस्ट कर दिया, अब भगवान के हाथ में है, सुबह तक, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, सुबह तक होश आ गया तो आपके पति बच जाएंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो मरते हुए इंसान के अंदर प्राण डालने का काम करता है। तो इतना पावरफुल मंत्र। तो ये मार्कंडे ऋषि ने इसको इजाद किया, जिससे आज चंद्र देवता ने भी तब अपने प्राण बचाए। चंद्र देवता को भी इसी मंत्र से प्रसन्न होकर चंद्र देवता को अभय वरदान और मस्तक पर शिव भगवान ने अपने विराजमान किया। तो आप देखो कि मृत्यु थी मार्कंडे ऋषि की, लेकिन उसको अपने कर्म से, अपने सिद्धि फल से, अपनी तपस्या से उस पर भी विजय पा ली। यही आपके सवाल का सही जवाब है कि जन्म कुंडली में कुछ भी बुरा लिखा है, अच्छा भी खत्म किया जा सकता है और बुरा भी काटा जा सकता है। अच्छे को आपके पाप खत्म करेंगे और बुरे को आपके अच्छे कर्मा खत्म करेंगे। इसके अलावा और कोई सिद्धांत, थंब रूल नहीं है ज्योतिष में, और कोई तरीका ही नहीं है। आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो मैं आपको स्टोन पहना दूंगा, आपके ऋणों से मुक्ति होने का ज्ञान दे दूंगा, पर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं भी अपना कर्म करता हूं, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं, नॉलेज रखता हूं, बट मेरे को भी कर्म करना पड़ता है अपनी तरक्की के लिए। अच्छाई और बुराई का, अगर मेरे जीवन में कभी कुछ ऐसे, घर में कोई इशू हो जाए या कोई फैमिली में या कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, तो मेरे मन में ना सबसे पहले ये विचार आता है कि पिछले महीने 2 महीने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने किसी का अनादर तो नहीं कर दिया, मैंने किसी से ज्यादा पैसे तो नहीं लिए। मेरे मन में सारे क्लाइंट्स को मैं वो अपनी कैलकुलेट कर डालता हूँ कि इंस्टेंट कर्मा पे आप बिलीव करते हो? मैं मानता हूँ कि आज मैं जो भी कर्मा भी किसी किसी की कुंडली में होता है या सबको मिलता है आज कलयुग में? देखो, सबको अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि
आपकी जर्नी बिजनेस थी, आज आपकी कंपनी का क्या नाम है? Brick.ai। आपने कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस में आए हुए? जब से जॉब कर रहा हूँ तब से ही लगा हुआ हूँ, तो आप लगा के चलिए कि 8 साल हो गए मुझे। लेकिन बिजनेस में आने के बाद जब नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़े हुए कितना टाइम हुआ है? नौकरी छोड़े हुए लगभग 2 साल। 2 साल। अब मैं पिछले 8 साल आपके इन्वेस्टमेंट व्यापार पे जा ही नहीं रहा हूं। सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि 2 साल में आपने जो ग्रोथ की है, क्या वो पिछले 8 साल की नौकरी की इनकम से कम है, बराबर है? 8 साल नौकरी और 2 साल बिजनेस की जो ग्रोथ है, अगर उसको कंपेयर करें तो क्या काफी फर्क है। नौकरी की इनकम ज्यादा थी कि बिजनेस की? नहीं, बिजनेस की, of course। आपको भी नहीं लगता कि ये सब कुछ सपने जैसा था? अगर मैंने बिजनेस ना चुना होता, कहीं ना कहीं जब आप भगवान के मंदिर में माथा टेकते होंगे या खुश होते होंगे, तो उस ब्लेसिंग में तो कुणाल भैया होते होंगे ना कहीं ना कहीं। नहीं, मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि लाइफ चेंजिंग रहा है मेरे लिए तो बिजनेस, जॉब से बिजनेस फुल टाइम करना। एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, टचवुड आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो अब देखो, मैं आपके कर्मा का बताता हूं। जैसे आपके क्वेश्चन का जवाब, तो अब आपके कर्मा का बताता हूं कि आपकी जर्नी में लिखा था कि आप स्टार्टिंग में कोई जॉब करोगे और उसके बाद जॉब को छोड़ करके आप किसी व्यापार में जाओगे। ये देखा जाए सब ग्रहों का खेल है। और ऐसा नहीं है कि आप 2018 तक आपके ऊपर चल रही थी शनि की महादशा। शनि आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं, आपके मार्केश हैं। 7th हाउस हमारे लिए मार्केश होता है। हमारी मृत्यु भी 7th हाउस से देखी जाती है। तो जिस भी व्यक्ति का 7th हाउस का मालिक शनि हो, तो उस व्यक्ति को अपने पार्टनर, अपनी पत्नी की जी जान से ज्यादा टेक केयर करनी चाहिए। चीट नहीं करना चाहिए, पार्टनर को भी, पत्नी को भी, नहीं तो सजा शनि देव देते हैं। अब आपकी कुंडली है सिंह लगन और आपके 7th हाउस का मालिक है शनि, और शनि की महादशा मार्केश की दशा थी, 2018 में खत्म हो गई। 2018 के बाद आपने 2021 तक, सही बताऊं तो, अपनी इनकम को अपने ऊपर खर्चा किया होगा, अपने जीवन में अच्छी लाइफ जी होगी। शायद हो सकता है थोड़ा बहुत लव अट्रैक्शन भी रहा हो या कोई छोटा मोटा, में वो प्लस माइनस है, वो इतना कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इस पीरियड में आपने पैसे की अहमियत को समझ लिया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आप ये नौकरी नहीं करते और व्यापार में आते, पिता का पैसा मिलता, इन्वेस्टमेंट करते, आप गलत रास्ते पर जा सकते थे, बिगड़ सकते थे, आप अपने आप को भी बर्बाद करते और अपने पिता के सारे कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर सकते थे। आपके ऊपर 2021 में शुक्र की महादशा आरंभ हो गई और 2024 के जून तक थी। शुक्र आपके कुंडली में 10th घर के मालिक हैं। बुध आपके एकादश प्रॉफिट और द्वितेश धन, कुटुंब, परिवार, प्रॉफिट, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, लाभ, इच्छाएं, ये 11वें घर के, दोनों के मालिक बुध तीसरे घर में बैठे। लेकिन तीसरे घर में बुध की जो स्थिति है वो नीच जैसी ही मानी जाती है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कॉन्फिडेंस की कमी देता है। शुरू में अगर आप याद करो 2018 से 21 के बीच में ना आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था कि अभी बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, पता नहीं बिजनेस में मैं फंस ना जाऊं, कहीं पापा के कंट्रोल में ना चला जाऊं, कहीं मेरी लाइफ ही बिल्कुल अलग ट्रैक पर ना चली जाए। पापा की वृश्चिक लगन कुंडली है, आपकी सिंह लगन कुंडली है, ये दोनों मोस्ट पावर स्थिर कुंडलियां हैं। सबसे टॉप लगन चार्ट होता है मेरी नजर में वृषभ लगन, सेकंड टॉप लगन चार्ट होता है वृश्चिक लगन, थर्ड टॉप चार्ट होता है कुंभ लगन और फोर्थ टॉप नंबर का चार्ट होता है सिंह लगन। उसके बाद मेष लगन, तुला लगन, धनु लगन, मेष लगन, मिथुन लगन, तुला लगन और धनु लगन, ये टॉप माने जाते हैं इन लगन के बाद। अब मैं आपको बता दूं कि बुध की जब स्थिति तीसरे घर में है, नीच जैसी है, तो इस पीरियड में व्यक्ति के अंदर उतना कॉन्फिडेंस, पराक्रम, तीसरा घर किस चीज का है? पराक्रम, साहस, सहोदर, पास के संबंधी, ताकत, कॉन्फिडेंस, ये भुजाओं में जो बल है ना, ये तीसरे घर से देखा जाता, हमारी भुजाएं तीसरे घर से देखी जाती हैं।
अच्छा। अब बुध तीसरे घर में 12 डिग्री के और साथ में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और राहु, चंद्र और राहु का चंडाल योग, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग। और बुध और चंद्र की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती, कभी कभी हेयर फॉल देती है, कभी कभी दांतों में प्रॉब्लम देती है, कभी कभी स्किन डिजीज देती है, कभी कभी भ्रम देती है। तो उसके बाद आपके ऊपर बुध खत्म हुए, केतु अच्छा नहीं था, बुध के अंदर केतु अच्छा नहीं होता। केतु के बाद आए वीनस। वीनस 10th घर के मालिक होकर के सुग्रही अपनी राशि के मालिक होकर के, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे घर में 7 नंबर, सिंह लगन है तो 7 नंबर यानी कि तुला राशि, और तुला राशि के मालिक वीनस सुग्रही बैठे। अच्छा। तो तीसरा घर हमारे पराक्रम का फिर से आ गया, कॉन्फिडेंस। अब आपके पास टाइम ही सिर्फ यही था, 2021 के अगस्त से 2024 के जून के बीच में अगर आप व्यापार में चले जाते तो एक दिन आप डीएलएफ जैसे बिल्डर, डेवलपर, बड़े आदमी बन सकते थे। अगर इस पीरियड में आप नई डिसीजन लेते तो आपको फिर 35 तक आप डिसीजन नहीं ले पाते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं हद से ज्यादा आपको यह बात बोलता रहता था कि ये बिजनेस के हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है आपका, और इस पीरियड में आप डिसीजन लो। और लकीली सही बताऊं, आपने मेरी बात सुन भी ली। और ये वजह है कि आपको अब जो एंजॉय, जो मजा, जो आनंद आ रहा है ना, जो नाम, फेम, जो आपने अपने पिता के पैसे को अपग्रेड किया है, जो आज आपके घर में वैल्यू बन गई, आपके रिलेटिव्स में आपकी वैल्यू बन गई, वो कभी जॉब में नहीं बन सकती थी। 10th घर से स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, ये सब देखा जाता है। तो 10th घर के जो मालिक हैं वो भी तीसरे घर में सुग्रही बैठे, तो आपके पास सबसे अच्छा टाइम ही यही था, और उस पीरियड में आप इन्वॉल्व हुए और आज आपको ये सक्सेस मिलनी आरंभ हो गई। अब आपके ऊपर जो अभी दशा चल रही है वो चल रही है बुध की। बुध की वजह से मैंने आपको पन्ना पहनाया। हाँ। ये पन्ना आपके कुंडली में धन का भी मालिक है, लाभ का भी, यानी कि धन कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब बुध से ही देखा जाएगा। तो बुध आपके पैसे को अपग्रेड करता जाएगा। ये जीवन में कभी पैसे का लॉस आपको नहीं होने देगा, आपके पैसे को कभी खराब नहीं होने देगा। और मैं बता दूं कि रियल स्टेट में एक दिन आप इतिहास रचोगे। जितने भी इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ेंगे वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल करेंगे, यानी कि आपके हाथ में ऐसी सफा है, आपकी कुंडली में ऐसी सफा है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा वो जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो समझ लो एक दिन आपके साथ इतने लोग जुड़ते जाएंगे कि आज आप 5 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कल को 50 का करोगे, फिर 500 करोड़ का करोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5-5, 10-10 हजार के प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। आज नहीं, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। और आपकी कुंडली में दुनिया के 5 जो सबसे बड़े राजयोग होते हैं, उसमें एक होता है भद्र महापुरुष योग, फिर हंस महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, रुचक महापुरुष योग। केंद्र में शनि का सुग्रही होना या उच्च राशि में होना शश महापुरुष योग बनाता है। शनि आपकी कुंडली में 6ठे घर का मालिक होकर के 7th हाउस में, और 7th हाउस का मालिक होकर के सुग्रही बैठे हैं, शश महापुरुष योग बनाए। अब ये इतना बड़ा राजयोग है कि जो भी लड़की आपसे शादी करेगी ना, उसकी काया पलट जानी है। आपसे बढ़िया पति उसको मिल नहीं सकता। जो भी बहुत ही खुश नसीब लड़की होगी जो आपसे शादी करेगी, क्योंकि आप बहुत डिवोटी होंगे अपनी पत्नी के। फिर जो भी आपके पार्टनर कभी बने, इसीलिए तो मैं, आपने देखा नहीं कितनी बार प्रपोजल देता रहता हूं आपको कि साथ मिलके कुछ करते हैं। करेक्ट। क्योंकि आप अपने से भी ज्यादा अपने पार्टनर का ध्यान रखोगे, अपने पार्टनर की केयर करोगे, और जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो भी उस बुलंदियों का एक पार्ट बन जाएगा। जी, तो मैं तो चाहता हूं ना मैं भी, पर ज्ञान के रूप में तो मैं पार्ट हूं। आप हो, कोशिश तो यही रहती है। आपकी कुंडली में सूर्य धन के घर में बैठे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके कुटुंब बहुत बड़ा अच्छा होगा। आपके बच्चे कम से कम 2 बेटे और 1 बेटी का योग है। आपकी सिस्टर के भी 2 बच्चे, 3 बच्चों के योग हैं। एक बड़ा अच्छा कुटुंब परिवार होगा, और आप परिवार के एक ऐसे रूप के, एक ऐसे नाम के रूप में जाने जाओगे कि सब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जब आप समझ लीजिए अपग्रेड एज में आओगे ना, आज जैसे अंबानी रिलायंस ग्रुप में जो धीरू भाई अंबानी जी की मदर का रोल है, या जो डीएलएफ हैं
उसमें जो केपी सिंह जी का रोल है, वैल्यू है। तो ऐसे ही आप घर के मुखिया और पावरफुल दमदार। उसके बाद दो सबसे बड़े राजयोग होते हैं, एक होता है अखंड साम्राज्य योग, एक होता है जैमिनी राजयोग। अच्छा। जैमिनी राजयोग बनता है शुक्र और चंद्र के कॉम्बिनेशन से। अगर ये कुंडली में किसी भी घर में बनाए तो जैमिनी राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति खुद मेहनत करके बुलंदियां हासिल करते हैं। और दूसरा राजयोग बनता है अखंड साम्राज्य योग। ये करोड़ों लोग पैदा होते हैं तब किसी एक दो लोगों की कुंडली में होता है। हर करोड़ पे समझ लो 10 लोगों की कुंडली में होता होगा, बट उनको भी पता ही नहीं चल पाता बहुत लोगों को कि मेरी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है। आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग भी है और आपकी कुंडली में जैमिनी राजयोग भी है, क्योंकि अखंड साम्राज्य योग वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और सिंह लगन के अलावा किसी और कुंडली में बनता ही नहीं है। अच्छा। 12 तरह के लगन होते हैं, उसमें से 4 लगन में ही ये बनता है, 8 लगन में तो ये बनता ही नहीं है। तो आप कितने लकी इंसान हो कि आपके कुंडली में ये दोनों राजयोग बने हुए हैं। इससे बड़े को राजयोग नहीं होते। आज धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में यही योग है, बिल गेट्स की कुंडली में यही योग है, केपी सिंह जी की कुंडली में भी, डीएलएफ के जो मालिक है उनकी कुंडली में भी यही योग होंगे, सिंह लगन कुंडली है उनकी भी। और आप जितने भी लोगों का नाम लोगे ना, इन योगों की वजह से ही आज वो राजा है। तो आपकी कुंडली में है, एक समय आएगा कि आप भी इतिहास रचने वाला काम करोगे। अगर आपने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, माता पिता की सेवा, अपने साथ में रहने वाला, देखो ये कर्मा हमें अपने खुद तैयार करने पड़ते हैं। माँ बाप की सेवा करना ये आपका फर्ज दायित्व होने चाहिए, ये आपके अंदरूनी नेचर होना चाहिए, आपका आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। ये नहीं कि कुणाल ने बोला है तो इसलिए मैंने पापा के पांव छूने, ये तो अपना स्वभाव होना चाहिए, अपनी विनम्रता होनी चाहिए। नहीं, मैंने देखा है आपका फैमिली के साथ, आपकी पूरी फैमिली एक दूसरे से, मैंने शायद आपको बताया भी होगा, मैं उन लोगों से बहुत प्रभावित रहता हूं जो अपनी फैमिली डिवोटी हैं, जो फैमिली से प्यार करते हैं। क्योंकि मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से एक हूं कि अपनी फैमिली को मैं एक मुट्ठी में लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मेरी फैमिली मेरी ताकत है, मेरा भाई मेरी ताकत है, मेरी बहन मेरी ताकत है, मेरी दीदी के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे अपने बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम एक फैमिली है। हम जितने भी त्योहार है ना, आप देखोगे हर त्योहार पे, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप पुराने हर त्योहार को अगर आप जाके देखोगे ना, तो आप पाओगे कि मैं हर दिवाली पे, हर रक्षाबंधन या होली पे अपनी फैमिली के साथ मेरठ में होता हूँ। मेरठ में मेरी फैमिली, और मेरठ में हमारा घर एक टॉप कॉलोनी है, शीलकुंज करके बड़ा नाम है, उसमें हमारा घर है। इससे बड़ा सुख नहीं है भैया। हाँ। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, पारिवारिक सुख नहीं है। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दिल्ली में ना, उनको दिल्ली की लाइफ, हम गांव के लोग हैं, हम भी नहीं, ठीक है, गांव से जुड़े। गढ़ मुक्तेश्वर हमारा गांव है, हमारा भी गढ़ गाँव गंगा। है, अब तो गुड़गांव तो क्या होता है कि मेरे पापा आते हैं ना दिल्ली में, तो उनको एक दिन बाद, 2 दिन बाद बोरियत लगने लगते हैं, क्योंकि उनको बीड़ी सिगरेट थोड़ा सा पीते हैं। अच्छा। तो वो उनको वो आदत बनी हुई है। तो मेरे फादर एक समय मवाना शुगर में इंजीनियर होते थे, अभी तो 2014 में वो रिटायर हो गए थे। तो अभी तो अपनी, पहले सोचते थे कुछ काम करूंगा, फिर देखा बच्चे इतने अपग्रेड हो गए, तो हमने फिर पिताजी को बोला आप अपनी लाइफ को जियो, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो, जो दान करना चाहो दान करो, जो पुण्य कमाना चाहो पुण्य कमाओ, जिस तीर्थ पे जाना। उनकी इच्छा थी, लॉकडाउन से पहले वो हमेशा मुझे बोलते थे कि भाई बबलू मुझे राम मंदिर दिखा देना। अच्छा। वो राम जी से ना बहुत बेइंतहा अटैच्ड है। आप देखो कि जब लॉकडाउन हुआ, इतने लोगों की डेथ हो रही थी, मेरे मन में एक रात में ये विचार आया कि कल को कोरोना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, कब कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने सोचो, एक आईबी में एक भैया है, उनसे पास बनवाया, और लॉकडाउन में मैं मम्मी पापा को, वाइफ को और बच्चों को लेके मैं अयोध्या तो दिखा के आया कि कल को ऐसा ना हो ये बात मेरे मन में रह जाए। तो आप तो मॉडर्न डे बिल्कुल हाँ। श्रवण कुमार हो। नहीं, ऐसा तो देखो, श्रवण तो वाकई श्रवण ही होते हैं, नहीं, बट मैं कहता हूं कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पाऊं, मैं उनके लायक बन पाऊं, बस ये व्यक्तित्व तो होना ही मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल भैया, मैं कहता हूँ आपके पास दुनिया में आप कितना भी धन अर्जित कर लो, पहली चीज तो वो धन अर्जित अगर आप करते हो बिना किसी का दिल दुखाए, किसी को ठेस पहुंचाए, और किसी का उसके साथ बेनिफिट होता है, तो वो फलता है।
उससे आपको सुख मिलता है, असली सुख। इसी को तो कर्मा कहते हैं। और फैमिली है और हेल्थ है, ये तीन चीज हैं। भगवान ने वैसे इन तीन चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी चीज में कमी रख देता है, सबकी लाइफ में टेस्ट करता रहता है आपको अलग अलग टाइम पे, बट ये तीन चीज आपने बैलेंस करके चल रखी हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी आदमी इस धरती पर नहीं है। सच बात है, ये तो सच बात है। देखो कुंडली तो आपकी बहुत अच्छे, केतु आपके 9th हाउस में बैठा है। धर्म कर्म करते रहो, धर्म तप करते रहो, जितना दान करोगे, जितना अच्छे कर्म करोगे, बहुत राइज करोगे। आपकी कुंडली में सूर्य 2nd हाउस में बैठा है। यहां पर सूर्य का होना पत्नी ऋण दोष देता है। अच्छा, तो आपने एक बार किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाना है। ठीक है। केतु का 9th हाउस में होना ब्रह्म दोष देता है। आपने एक बार पुष्कर मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करके आने, करें कि नहीं आपने कभी? बिल्कुल करें। कर चुके हो? हाँ। मैंने भी बताया होगा। बट नहीं, आपके बताने से पहले वो बाय चांस में चला गया था। अच्छा, उसके बाद मैं भी गया यही हूं। बात बोलता हूँ कि एक बार जीवन में हर किसी को दर्शन, सिर्फ दर्शन करने चाहिए वहां पे, जी। वो इनफ है। चंद्र और राहु का चंडाल योग, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग, ये आपकी लाइफ की 90% ग्रोथ को खाता था। तो इसके लिए हमने आपका सूर्य विष्णु हवन एक बार कराया था बहुत पहले। तो ये जो ग्रहण दोष का जो उपाय किया, इससे आपका जो कई जन्मों से जो चला आ रहा दोष था, उसका सिर्फ सॉल्यूशन यही है, सूर्य विष्णु यज्ञ। और अगर ग्रहों के देखो, जैसे आपकी कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, इससे कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। अच्छा। चंद्रमा के तीसरे घर में होने से, वो किसी की भी कुंडली में बैठे हो। सूर्य के दूसरे या 7वें घर में होने से पत्नी ऋण दोष बनता है। मंगल का 12वें घर में होना, इसको अजन्म कृत ऋण दोष कहते हैं। तो ये 3 ऋण हैं। आपके सूर्य विष्णु हवन हमने कराया, तो उसके अंतर्गत ये सब हमने कराए होंगे। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में 100% की गई मेहनत का फल प्राप्त करना है ना, तो उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो अपने आप को इन सारे ऋणों से मुक्त कराए। और सही बताऊं, मैं आज काम भी यही करता हूं। मुझे ये समझ आ गया कि हर व्यक्ति राजा बन सकता है, सिर्फ उसको उसके एंसेस्ट्रल्स ऋणों से उसका ज्ञान दे दो, और उसके जो एंसेस्ट्रल्स ऋण चले आ रहे हैं उनसे उसको मुक्ति दिला दो। और दान, सब चीजें हम व्यक्ति के हाथ से कराते हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडली वाले जातकों को चाहिए कि वह पहले अपने इन ऋण भारों को मुक्त करे, पहले अपने इन ऋण भारों को समाप्त करे, ताकि वो अपनी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रहों के शुभ फलों को प्राप्त कर सके। बहुत सारे ऋण हैं, पितृ ऋण, सवदोष ऋण, मातृ ऋण, बहन ऋण, अजन्मकृत ऋण, जालिमाना ऋण, क्रुअल्टी ऋण, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। इंसान को जन्म लेने के बाद जब समझ आ जाए, तो सबसे पहले उसको अपने सारे ऋणों को समाप्त करना चाहिए। तो थैंकफुली आपसे तो हम बहुत अच्छे टाइम पे मिल गए। हाँ, देखो आज तो I think ये सब एक कुछ एक कर चीज लिया मैंने खुद ही, क्योंकि मैं जिसका भी यज्ञ या हवन मैं खुद करवाता हूँ, हमारे पंडित जी जाते हैं या मैं जाता हूँ, एक एक चीज हम व्यक्ति के हाथ से कराते हैं, सारे दान व्यक्ति के हाथ से कराते हैं। और दान करके, मछलियों को आटा खिला के, गौशाला, हरिद्वार एक बार हाँ, गायों को चारा, आदमी को ना अजीब एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। कर। जब व्यक्ति अपने हाथ से करता है ना, उसको अच्छा भी लगता है और उसका विश्वास भी बनता है। मैं तो देखो यही चाहता हूं कि लोगों का विश्वास व्यक्ति पर से तो शायद उठ जाए, पर कम से कम ज्योतिष पर से ना उठे। बिल्कुल। चाहे आप हो, आप भी यूथ हो, और आपके जैसे करोड़ों अरबों यूथ हैं, मैं चाहता हूं ज्योतिष पर उनका विश्वास बना रहे। ये एक वजह रही कि आज हमने आपके साथ ये पॉडकास्ट किया। थैंक यू भैया। ज्योतिष के बारे में और भी कोई भी भ्रांति हो तो आप पूछ सकते हो। समय क्योंकि कम है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी मन में भ्रम है, भ्रांति है, तो आप पूछ सकते हो। नहीं, वैसे तो हम डिस्कशंस करते रहते हैं, और मेरा कोई ऐसा है नहीं, बट आई थिंक बिकॉज अभी समय कम है, तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ जो मेरे दिमाग में था। मुझे ना, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ, मुझे मैं काफ़ी लोगों का, मेरे पे बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें मैं लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेजरली गुड़गांव और दुबई मार्केट में। और वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास कि उनका एक किसी की पूरी जीवन भर की कमाई को
मुझे एक जगह लगवाना है और उनको ग्रो करके पैसा वापस देना है, जिस वजह से एक के बाद एक मेरे साथ काफी लोग इंडिविजुअली और फैमिली ऑफिस भी अब जुड़ गए हैं, तो काम अच्छा है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हैवी। तो क्या होता है कि इतना शोर है मार्केट में, उसमें से आपको शोर को हटा के और अच्छी जगहों पे फोकस करना, आइडेंटिफाई करना है, लोगों को लगवाना है। या हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और आई वांट टू डू द बेस्ट फॉर देम, कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि मुझे या और किसी को भ्रमित करना चाह रहा हो, गलत एडवाइस दे रहा हो, ऐसे लोगों से हम हमेशा एक डिस्टेंस बना के चलें। और ये मैंने आपसे पहले भी पूछा और वो चीज हमने करी है, बट उनसे डिस्टेंस बना के चले और उनको अवॉइड करते हुए हम अपने मार्ग पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि आपके जैसे और भी यूथ के लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम या जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं बता दूं कि बिजनेस देखा जाता है 4th हाउस से और प्रॉपर्टी देखी जाती है मंगल से। आपके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना आपका नाम होता जाएगा, तो आपके सराउंडिंग शत्रु भी पैदा होते जाएंगे, आपसे इरिटेट होंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलने लग जाएंगे। उसकी वजह है साथ के लोग, पड़ोसी, आसपास, ये सब तीसरे घर से देखे जाते हैं, सहोदर, साथ में काम करने वाले लोग। सही बताऊं तो सिर्फ 10-20% को छोड़ के 80% लोगों को आपकी तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होगी। उसकी वजह तीसरे घर में अगर गज केशरी योग, जैमिनी राजयोग बना है ना, तो चंडाल योग भी बना है। अपने ही अपना बन के आपके लिए गड्ढा खोदने की तैयारी कर सकते हैं। चलो, ऐसा जिसको जो करना है वो उसके कर्मा है, हमें अपना कर्म करना है। तो एक तो आप साल में 9 पौधे अपनी बर्थ डेट पर जरूर लगाया करो, नीम के। एवरी मंथ भी पहले मंगलवार को या किसी भी मंगलवार को एक आदत बना लो कि मैंने हर मंगलवार को एक पौधा लगाना है। कोशिश करो नीम का, नहीं तो कोई भी पेड़ लगाना है। आपको मैं बता दूं कि जो जीव जंतु, जो ये पेड़ हैं, पेड़ पौधे, इनके अंदर भी जान होती है, तो आप समझते हैं ना। 84 लाख योनियों में 40 लाख योनियां सिर्फ पेड़ पौधों की है। तो आपने कितनी जान अपग्रेड कर दी। ये एक अच्छा कर्मा आपका बन सकता है, एक आपकी जर्नी बन सकती है, एक अच्छा नेचर बन सकता है। तो ये, क्योंकि आपको मैंने क्यों बोला, आपका मंगल भाग्येश है, 9वें भाव का मालिक और इनकम भाव का मालिक। चौथा घर इनकम का भी होता है, दोनों भाव का मालिक है, और वो 12वें घर में 12th हाउस में नीच राशि में बैठा है। इसकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम ज्यादा, कभी भी रात होने के बाद, कितना भी कोई खास बंदा हो, कभी भी आपने किसी के साथ नाइट आउट या लेट नाइट में नहीं जाना। कभी ना कभी करेगा कोई, और भरना आपको पड़ सकता है कि पता चला किसी ने मर्डर कर दिया और आप वहां पर गए, पुलिस आई, उसने आपको भी वहां पे पाया, पता चला आप फंस गए। कोई रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे फोन करे कि यार 2 मिनट के लिए, भाई कल मिल सकता हूं, आपको हेल्प चाहिए पैसे की, सब ये हेल्प कर दो, लेकिन अकेले नहीं जाना। ये हमेशा ध्यान रखना। मेरी इस बात को आपने ध्यान रखा, जीवन में कभी फंसोगे नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मंगल नीच का बेटा, जीवन में कभी ना कभी ऐसा हादसा होना लिखा हुआ है। और यही इसका उपाय है, नीम के पौधे। एक चांदी की गोल डब्बी में, आपको मन भ्रमित रहता है, मन परेशान रहता है, एंजाइटी रहती है, किसी का भी अगर कोई भी ग्रह नीच का 12वें घर में बैठा है, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, कोई भी ग्रह नीच का 12वें घर में बैठा है, तो एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के बेड के सिरहाने रख लो। चूड़ी वाली चांदी की डब्बी आप ले लो, उसके अंदर चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के बेड के सिरहाने रख लो। ये उपाय से आपकी एंजाइटी, भ्रम, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। और एक चांदी के हाथी का जोड़ा, राहु का बहुत प्यारा उपाय है, केतु का भी बहुत प्यारा उपाय है। जैसे कि केतु आपके 9th हाउस में राहु दोष लगा रहा है, चंडाल योग बना रहा है, तो एक हाथी का जोड़ा ठोस, चांदी तो बाजार से खरीद सकते हो, तो 100 ग्राम का एक होना चाहिए, 60 ग्राम कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर कितना भी, एक जोड़ा बनवाओ और अपने लॉकर में रख लो, एक अपने ऑफिस की ड्रॉर में रख लो। बुरी बलाओं से, बुरी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए यह भी दुर्लभ उपाय है, जिसमें कि आपको कंटिन्यूटली कुछ नहीं करना।
जैसे मैं कई बार देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत सारे उपायों में फंसे रहते हैं, तो यहां पर आपने एक बार कर दिया और ये उपाय हो गया, क्योंकि हर बार हर महीने में आप कितने उपाय करोगे। हाँ, करेक्ट। तो इंसान को मैं यही समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे उपाय ढूंढें जो उनकी लाइफ की जर्नी को बदल सके, मार्गदर्शन दे सकें। पीपल का वृक्ष कभी साल में एक बार अपने बर्थ डेट पे लगा दिया करो किसी मंदिर में। पक्षियों को कभी कभी हरी मूंग की दाल के दाने रात को पानी में भिगो के सुबह पक्षियों को डाल दिया करो। ये एक तो है, बहुत लोग एक मुट्ठी भरते हैं पक्षियों को डालते हैं, बट उसमें मेहनत नहीं है, आपने खरीदी और डाल दी। एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल के दाने भिगो, उनको सॉफ्ट कर दो, ताकि जब पक्षी खाएं तो आपको, अभी तो एक भूखे किवाड़ भी पापड़ कहते हैं ना, भूखे आदमी को तो किवाड़ भी पापड़ लग जाते हैं। अब भूखा पक्षी तो खा ही लेगा बेचारा, लेकिन अंदर कई बार वो उनमें कुछ पत्थर भी होते हैं, तो जाने अनजाने पाप भी क्यों कमाना। जी जी। तो मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, पेड़ों की टेक केयर या सभी के लिए बहुत बड़ा अच्छा कर्मा भी हो सकता है और आपके ग्रहों का उपाय भी हो सकता है। आपका मंगल नीच का है तो मैंने आपको बता दिया, तो ये उपाय आप करोगे ना, आपकी जो ये प्रॉब्लम आपने बताई उसमें ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी और आपको ये लगेगा कि हाँ, कि आज इस पॉडकास्ट में आने का ये फायदा, ये मैंने पहले शायद कभी बताया नहीं होगा, लेकिन आज आने का ये फायदा आपको मिल गया जी। एक आपने पन्ना पहना है, एक आपको व्हाइट सफायर कम से कम 10-11 कैरेट का 90% 94% व्हाइट और 6 to 10% येलो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में अब पहनने का समय आ गया है, क्योंकि अब आने वाले, अभी बृहस्पति जो है इस समय आपकी कुंडली के 11th हाउस में है। अच्छा, 11th हाउस प्रॉफिट का है। अगले एक साल में 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़, 100 से लेकर के 1000 करोड़ तक के ये पैसे या ट्रैक आपको देके जा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया जुपिटर की पोजीशन है। जो अभी राइट नाउ जो गोचर है उनका वो मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि आपकी उदित हो रही है आपकी कुंडली के 11वें भाव में। 11वें घर के बृहस्पति को कारक माना गया है। शनिदेव आपके इस समय 8वें घर में है, तो 8वां घर आयु स्ट्रांग है, सब चीजें अच्छी हैं, बस कभी कभी गुस्सा आएगा, उस पर आपको कंट्रोल करना है, वो आपको ध्यान रखना है। शनि आपके विपरीत राजयोग बना रहे, क्योंकि छठे घर के मालिक होकर के 8वें घर में बैठे गोचर में, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, और वैसे भी आपकी कुंडली में तो राजयोग बना ही रहे हैं। इसके बाद अभी जो शनि वक्री हुए हैं, तो ये जितने भी सिंह लगन वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबके लिए मैं अभी बता दूं कि शनि की जो वक्री दृष्टि है तीसरी छठे घर पे, आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु सब परास्त होते चले जाएंगे। कोई भी कर्जा आपने ले रखा है, इनकम इतनी बढ़ेगी कि सारे कर्जे उतर जाएंगे। गुस्सा नहीं करना, घर में परिवार के किसी भी सदस्य से बहस नहीं करनी, क्योंकि शनि की दृष्टि 2nd हाउस पे भी पड़ रही है, 7th। तो उसकी वजह से क्या होगा कि किसी से भी बहस आपके पैसे को खराब कर सकती है। उसके बाद तीसरी, 7वीं और उसके बाद 10वीं प्रॉफिट हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो अगले 2.5 साल बहुत अच्छे पैसे, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपके जीवन में आएगा। तो ये वक्री दृष्टि का भी आपको मैं बता दूं कि आपके अकॉर्डिंग, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आपने आप संयमित होकर के आपने डिसीजन लिए, सूझबूझ के साथ डिसीजन लिए, तो 1 साल 2 साल के बाद दोबारा हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और आप एक महान हस्ती बन चुके हो। आज भी आपका नाम है, अच्छी पहचान आपने बनाई, और 2-4 साल बाद हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे कि ये तो वही हैं जिन्होंने कुणाल जी के साथ पॉडकास्ट किया था। तो ये इतिहास रचने वाली स्थिति है आपकी कुंडली में। नहीं, बट ऑल थैंक्स टू यू। अभी आप और आपका कोई ज्योतिष को लेकर के क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपकी गाइडेंस रहेगी और खुद के सारे कर्म कलर रहेंगे। आपके लिए अच्छे हैं, 1 3 4 6 9 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। आपका जो मूलांक नंबर है, शनि राजयोग भी बना रहा है शेष महापुरुषों का, आपका जो मूलांक नंबर है वो भी 8 है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 8 नंबर ऑलवेज, 7 और 4 आपको कभी नुकसान देंगे नहीं। डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, तो हाँ, मेरे इस लकी वजह से जिसका 7 नंबर हो
या 8 नंबर हो या 4 नंबर हो, उसके लिए तीनों नंबर सुटेबल हो जाते हैं। ये तीनों नंबर उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। काफी लोग डरते हैं 8 नंबर नहीं से। नहीं, मैं तो, हमारी आप देखोगे कम से कम 4 और 8 कितनी सारी प्रॉपर्टियां 8 नंबर है। हाँ, मैंने हमारा तो- ऑफिस का नंबर है 512, हाँ रिंग रोड मॉल में जी, 512 जी, नंबर। जी, जी। घर का नंबर है 8। हाँ मेरठ में जहां मम्मी पापा रहते हैं, जो विला है हमारी, उसका नंबर है 305। वाह। देहरादून में एक विला है, उसका नंबर है 80। मेरे एक बनास वैली में। मेरे एक जानकार हैं, वो भी आपकी तरह बहुत प्रॉपर्टीज है उनके पास, तो वो भी जान करके 8 नंबर वाली प्रॉपर्टीज लेते दुनिया डरती है, वो सस्ती मिलती है, हमें वो बेनिफिट मिल जाता है। हैं, बेनिफिट मिल जाता है। तो 7 नंबर और 8 नंबर और 4 नंबर तो मुझे कुछ भी मिलता है तो मुझे लगता है किस ये प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी अपने पैसे भी लेके आती है। पैसे लेके आते आज मैंने डिसाइड किया ना, आपको याद है कि अभी आपने मुझे घर दिलाया हैं। है, हाँ, आपने भी कितना नंबर है अब बताओ? 404 नंबर। ओ राइट। 404 डीएलएफ में हमने एक पेंट हाउस लिया है दोस्तों। तो वो तो वो मैं बताता हूँ, आपने जो वो पेंट हाउस की भी कहानी बहुत अच्छी है। एकदम से ही विचार बना था हमारा अचानक से कि भाई ऐसा ऐसे ही प्रोजेक्ट आ रहा है डीएलएफ का। हाँ। और आपने कहा था कि कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर हो सकता है बाद में रह सकें, तो डीएलएफ के एक अब आपने तो पेंट रहना, हाउस उसकी लोकेलिटी इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी है। और वो अब आप उसको आज बेचने जाएंगे तो जितना पैसा आपका लगा है उतना तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस पर। हाँ, तो वो अच्छी सब ये इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे साथ जुड़ने का फायदा है। तो मैं तो दोस्तों हमेशा, ये बिल्कुल जैसा कि छोटे भाई जैसा ही है, हमेशा इसको बोलता रहता हूँ कि कोई भी बिजनेस साथ में मिलके करते हैं। मैंने कहा तेरे साथ में, तेरी कुंडली में हजारों करोड़ कमाने के योग हैं, साथ में जुड़ जाएंगे तो हमें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, हम भी तेरे साथ तर जाएंगे। आपसे मैं तर जाऊंगा। देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास ज्ञान होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास, मुझे पता है मेरी किस्मत में कितना लिखा है, लेकिन ये भी पता है कि तुम्हारी किस्मत में कितना लिखा है। तो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा वो तुम्हें, मुझे नहीं मिल सकता। जो हर आदमी की किस्मत में लिखा गया है, मेहनत करके मिल तो सकता है, बट एक लिमिटेशन है अपने अपने प्रारब्धों के आधार पर। तो आपकी जो जर्नी है वो अनकाउंटिंग बनी है, आपकी जर्नी तो बहुत बढ़िया है। तो साथ में जुड़ेंगे। नहीं, हो जुड़े सकता है कि मैं तो इसको प्रपोजल देता ही रहता हूं, तो देखो अगर जुड़े तो दोबारा। नहीं, अब हम ये जरूर करेंगे। हम अब सबको, दर्शकों को बता दूं, कुणाल भैया और हम एक अभी ऑफिस खोल रहे हैं गोल्फ कोर्स रोड पे गुड़गांव तो में। डन हो गया ये। हाँ, ये डन है। आज हम इससे पहले यही बात कर रहे थे। 100% डन है, हम ये करेंगे। पीछे तो नहीं हटोगे घर वालों से, मम्मी पापा? वैसे तो मम्मी पापा को तो बड़ी खुशी मिलेगी, पापा को तो बहुत अच्छा लगेगा जब हम साथ में करेंगे, बट हमने एक स्पेशली तो ये डन हो गया मेरी तरफ से, लोगों के सामने डन है। Done. तो इसको अगर ये है तो गुड़गांव में शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी का भी और एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल खुश कर दिया। बिल्कुल। कोई कितने बेचारे गुड़गांव के बहुत सारे लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, मिलने आते हैं, उनको वो आके कहते हैं अरे कुणाल जी बहुत दूर, हमारा पीतमपुरा में एक आउटर रिंग रोड पे एक मॉल है, रिंग रोड मॉल, उसमें हमारा ऑफिस। बड़ा सुंदर ऑफिस बनाया है आपने। अद्भुत है, मुझे तो सुंदरता बहुत। वीनस मेरा भी 10th घर का मालिक है। 10th घर, वो सॉरी 9th, और द्वितेश का मालिक होकर के 10th घर में बैठा। बड़ा पीसफुल भी है ना अंदर आपके ऑफिस में बैठ के, बड़ा उसमें मजा आता है। ऑरा डेवलप किया है, एनर्जी डेवलप की है। डेली उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ इस संकल्प के साथ होता है कि हमारे ऑफिस में जो भी आए वही आए जिसकी किस्मत को बदलना ईश्वर आपने लिखा है, और हमारे ऑफिस में है तो उसकी किस्मत में वो सारे सुख उसको देना जो वो एक्सपेक्टेशन लेकर के हमारे ऑफिस में है। बस ये कामना है, ये कामना करके, ये संकल्प करा के हम उसमें रोज पाठ कराते हैं। उसमें एवरीडे हमारे जो आचार्य जी हैं वो रोज उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। बहुत अच्छा, तो वो दिखता भी है, एनर्जी वहां पे बहुत पीसफुल है, बहुत पॉजिटिव। तो आकाश जी बहुत मजा आया पॉडकास्ट में, लगा ही नहीं, हमने सोचा था 30-40 मिनट का पॉडकास्ट होगा, लेकिन ये शायद 1 घंटे से भी ऊपर का बातें होती चली गई हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी गुड़गांव से यहाँ पर आए हो, नोएडा में हमारे इस पॉडकास्ट में, एस्ट्रो विद कुणाल में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत सारी यूथ होगी हमारी जिसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इस एपिसोड से, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, ताकि जितनी भी यूथ है हमारे भारत की या पूरे देश विदेशों की, हर यूथ तक ये नॉलेज जानी चाहिए कि ज्योतिष भ्रांतियां दूर करती है। अगर कोई भ्रम दे रहा है, कोई डरा रहा है, वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता। आप जैसे मुझे अभी मिल रहे हो, जैसे बात कर रहे हो ना, जैसे आकाश मुझसे बात कर रहा है, जब आप ऑफिस में कभी मिलोगे या कभी जीवन में मुझे मिलोगे,
आप बिल्कुल ऐसे ही पाओगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं बड़ा जितना मर्जी बन जाऊं, लेकिन आप लोगों की वजह से ही बड़ा बनूंगा। तो आप लोगों के साथ मेरा जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये प्यार बना रहना चाहिए। हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम अपने अगले पॉडकास्ट करें, तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितने भी लोग अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के समस्याओं से पीड़ित हैं, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस में जाना चाहता है, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस बिजनेस में जाना चाहिए, इन तमाम जानकारियों के साथ आप हमें मैसेज में, कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर भेजे। आप कॉल करके मिलने भी आ सकते हैं, ताकि आपके हर भ्रम को दूर किया जा सके एस्ट्रो विद कुणाल में। आज के लिए बस इतना ही। नए गेस्ट के साथ, नई एक अच्छी हस्ती के साथ, नए एक प्यारे सदस्य के साथ फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।